ठीक है कुछ, आई थिंक सही आंसर है, सही आंसर है। चलो मैं बताता हूँ क्या इशू आता है, क्या आता है इशू। मैंने लास्ट लाइन आपको बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में बात करूं तो यहां पे मैं बात करूंगा तो उसकी इक्वेशन क्या बोल सकते थे आपका बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये पहली आ जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आई थिंक यही बताई थी मैंने। अब ये जो लाइन है इक्वेशन वन बोल देता हूं, ये जो लाइन है दो पॉइंट से पास हो रही है, एक दो पॉइंट से, इन दो पॉइंट से पास हो रही है तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब आपका क्या है, क्योंकि इट पासेस 2 3 और -4 एंड 1 -1 और 3, सो विल सेटिस्फाई। तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है क्या आ जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट तो है नहीं, वाई और जेड को सेटिस्फाई करेगी। तो मैं बोल सकता हूँ 3y माइनस 4z प्लस डी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और माइनस वाई प्लस 3z प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पे आपके पास एक इश्यू आ जाएगा, दो इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल्स, दो इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। अब दो इक्वेशन 3 वेरिएबल्स को सोल्व करना है, तो दो इक्वेशन 3 वेरिएबल को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? कोई माइक माइक ऑन रख दो, मैं जानना चाह रहा हूं आप लोगों से। डिवाइड बाई डी, ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाई डी कर देंगे तो दो वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि डी तो आपका वैसे भी कांस्टेंट है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिवाइड बाई डी करके कर सकते हैं, या फिर एक डायरेक्टली मेथड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मेथड है उसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मेथड होता है उसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपका, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से y अपॉन यहां पे मैं बात करूं, इसका ऑप्शन छोड़ दो, -4 3 1 1 z अपॉन, इसका ऑप्शन छोड़ दो 1 1 3 और -1, और ये क्या बनेगा d अपॉन आपका क्या जाएगा, आपका d अपॉन ये बन जाएगा आपका ये छोड़ दूंगा तो 3 -1 -4 और अब इसको क्या करूं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो y अपॉन -4 -3 -7 इक्वल्स टू आपका क्या बोल सकता हूं, आपका z अपॉन -1 -3 -4, और ये क्या जाएगा d अपॉन आपका क्या जाएगा 9 -4 मतलब 5। तो y की वैल्यू क्या जाएगी -7d/5 एंड z की वैल्यू क्या जाएगी -4d/5। y और z की वैल्यू रख दूंगा, तो y की और z की वैल्यू रख दूंगा, तो उस केस में बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन, y और z नहीं, y और z का कोएफिशिएंट है, सॉरी y और z का कोएफिशिएंट नहीं, x y का कोएफिशिएंट क्या है आपका a है, y का कोएफिशिएंट आपका क्या है b है, और z का कोएफिशिएंट आपका c है, सॉरी ये आपका क्या होगा b और ये आपका क्या होगा c। तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी b, और ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी c। अब b और c की वैल्यू रख दूंगा, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जाएगी आपकी, b की वैल्यू जाएगी -7d/5 -4d/5 प्लस d इज इक्वल टू 0। -5 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या जाएगी आपकी ये 7x और ये y, सॉरी, तो 7x प्लस 4y -5 इक्वल टू 0। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ये क्या है आपका b का मतलब 7y और 4z, तो 7y प्लस 4z इक्वल टू -5। ठीक है, यही किया था सबने या कोई और मेथड भी था, यही किया था या कोई और मेथड भी था? कुछ माइनस से आपका गड़बड़ आ रहा है, माइनस गड़बड़ आ रहा है, देखो माइनस की मिस्टेक आ रही है कुछ आपकी। ठीक है, इसका एक और मेथड 2 भी बताता हूं, मेथड 2, इसको जनरल मेथड से भी कर सकते हो।
जनरल मेथड से कौन सा मेथड से आप क्या कर सकते हो, प्लेन की इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन क्या करूं, सबसे पहले मैं मान सकता हूं आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कोई भी एक पॉइंट से पास होने वाली पॉइंट हो गया ये आपका 2, 3 और -4, इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू वाई माइनस 3 प्लस सी इंटू जेड प्लस 4 इज टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। इसको मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 बोल देता हूं। देखो यहां पे क्या करूंगा, चूंकि दिस ऑल्सो पासेस, दिस ऑल्सो पासेस कौन से पॉइंट से पास कर रहा है आपका 1, -1, 3 से 1, -1, 3 से पास कर रहा है, तो ये उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये उसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या कर दूं आपका a इंटू 1 -2 आपको क्या जाएगा आपका -1 प्लस b इंटू -1 -3 मतलब -4 प्लस c इंटू और z+4 की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगा आपका 7 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 2 बोल सकता हूँ, चूंकि ये जब बोलूंगा आपका, चूंकि अब यहां पे आप रखूंगा तो चूंकि दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका, a की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, तो ये 0 रख दूंगा तो क्या जाएगा -4b प्लस 7c इज टू आपका क्या 0, तो बोल सकता हूं आपका 4b इज टू 7c, तो b अपॉन c की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7 अपॉन, यही आ रही है, तो b अपॉन c की वैल्यू 7 अपॉन 4 आ रही है, और उससे अपन लोग बाकी निकाल सकते हैं। तो ये वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो। किसने यूज किया था मेथड 2 किसने यूज किया था, वेरी गुड मीत, दोनों मेथड बता दिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हो। लिखो फटाफट से, नोट वगैरह डन लिखो, मैं अगला क्वेश्चन देता हूं इसी पैटर्न का। डन, एक होमवर्क लिख लो इसी टाइप का, सेम पैटर्न होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू YZ plane and passes through 1, -2, 4 and 3, -4, 5। सेम ऐसा ही है, परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू YZ प्लेन दे रखा मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो सेम आपका कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों बता दिया था। नेक्स्ट टॉपिक एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल। दो प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, लेट्स अज्यूम करो कि एक प्लेन है अपने पास, और दूसरा मान लो कोई दूसरा एक ऐसा और प्लेन मैंने मान लिया, लेट्स अज्यूम करो ये उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इन दो प्लेन के मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, मतलब कितने एंगल पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है। तो आपको पता है कि किसी भी प्लेन की जो डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर के अलोंग दी जाती है, तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन है इसकी परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर हो जाएगी, यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं n1, पहला प्लेन है ये, तो r1 r डॉट n1 इज इक्वल टू आपका क्या है d1, ये पहला प्लेन है, और दूसरा r डॉट n2 d2 ये दूसरा प्लेन है।
तो इस प्लेन की जो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल की होगी, इस प्लेन की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल होगी। तो ये प्लेन है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर नॉर्मल, दूसरा प्लेन है कुछ इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा मान लेता हूं। तो उन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, आपका एंगल बिटवीन प्लेन हो जाएगा। मतलब पहला प्लेन जो है उसकी डायरेक्शन कोसाइन निकाल लूंगा, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा, दूसरा प्लेन है उसकी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा, और उन दोनों डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का जो एंगल होगा वही क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन हो जाएगा। तो लिख लो द एंगल बिटवीन टू प्लेन, द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज डिफाइंड एज, द एंगल बिटवीन टू प्लेन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। The angle between two planes is defined as the angle between their normal. If r dot n1 vector is equals to d1 and r dot n2 vector dot d2 are two planes whose normals are n1 vector and n2 vector, then angle between both planes is given by, एंगल निकालना है तो डायरेक्टली दो डीसी या दो डीसीआर दे रखे तो दो डीसी या दो डीसीआर की हेल्प से निकाल देते हैं। यूजुअली एक ऑप्शन उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपका आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, n1 vector dot n2 vector upon magnitude of n1 vector magnitude of n2 vector। ये किस फॉर्म में है, ये आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली इसको मुझे क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना हो तो कार्टेशियन में फॉर्म में क्या बोलूंगा, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0 are equation of two planes, then angle between them is क्या जाएगा आपका cos थीटा is equals to आपका a1 a2 plus b1 b2। कुछ नया नहीं है सिखाने का, ये ऑलरेडी आता है अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। लिख लो फटाफट फटाफट से फॉर्मूला, ये सारी चीज ऑलरेडी आती है, इसमें कुछ भी नया है नहीं मेरे पास बढ़ाने के लिए। अब याद करो प्लेन पूरा का पूरा वैसा ही चलेगा जैसे हम लोगों का स्ट्रेट लाइन चला था, जैसा स्ट्रेट लाइन चला था सेम सीक्वेंस में प्लेन चलेगा। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों को वापस पढ़ना है, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, सिर्फ रिजल्ट हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में जरूर चीजें अपनी पढ़ी है हम लोगों को, सारी चीजें हम लोग प्लेन में पढ़ेंगे। लिख लो फटाफट से। अब याद करो दो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या केस हो सकते थे, दो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती थी या पैरेलल हो सकती थी या कोइंसिडेंट हो सकती थी। तो वैसे ही दो प्लेन में भी आपके क्या दो केस हो सकते हैं, तीन केस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो आपके क्या प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग प्लेन हो सकते हैं, या फिर कोइंसिडेंट प्लेन हो सकते हैं। तो लिख लो नोट के अंदर नोट यहां तक लिख लिया बच्चों, मैं कंटिन्यू लिखवा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी आता है इसमें, स्ट्रेट लाइन की तरह पूरा पढ़ना है एज इट इज। हाँ ना बोलो, मैं एक बार लिखवाना चालू कर देता हूं फिर। ठीक है नोट के अंदर लिख लो स्पेशल केसेस जो होते हैं नोट के अंदर। पहला टू प्लेन्स, अब जो भी बात कर रहे हैं हम दोनों इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो टू प्लेन जो भी है ये मैंने बोल दिया आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। पहला आर पैरेलल बट नॉट आइडेंटिकल। अब ये दोनों पैरेलल कब होंगे, क्लियरली ये पैरेलल कब होंगे जब उन दोनों के डीसीआर दोनों आपके क्या सेम है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
लेकिन यदि कांस्टेंट टर्म भी इक्वल हो जाएगी तो मतलब वो आइडेंटिकल हो जाएगा, वरना कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होगी तो मतलब पैरेलल हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 बट नॉट इक्वल्स टू d1 अपॉन d2 है, तो उस केस में आपका क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। सेकेंड, आर आइडेंटिकल, तो इस केस में क्या आ जाएगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू d1 अपॉन d2। सिमिलरली थर्ड, आर परपेंडिकुलर टू ईच, तो ये तो ऑलरेडी पढ़ते हैं, इसमें कुछ सिखाना है नहीं। a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b प्लस b1 b2 c1 c2 इज इक्वल्स टू, लिख दो फटाफट, फटाफट लिखते रहो, फटाफट लिखते रहो, पूरा पूरा 2D हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इसी तरीके से 3D के हिसाब से। लिखिए। अब नेक्स्ट हमने वहां पे क्वेश्चन पूछा था, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन, ax प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस के थी। तो वैसे ही यहाँ पे पैरेलल प्लेन, तो दो प्लेन पैरेलल कब होंगे, जब उनके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं, मतलब पैरेलल प्लेन के आपके क्या है, ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो सेम कर दो तो पैरेलल हो जाएगा। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, नोट के अंदर नॉट equation of plane parallel to plane ax plus by plus cz plus d is equals to 0 h। तो डायरेक्टली प्लेन पैरेलल है, मतलब उन दोनों के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो आपके क्या सेम रहेंगे, मतलब आपका क्या ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, सेम टू सेम वैसा ही कंसेप्ट हो जाएगा आपने जैसे 2D में पढ़ा था, where lambda is a parameter whose value is obtained from another given condition। इसी का कंसेप्ट यूज करके हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने किसी भी पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस और दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो जब ये आई गया है तो इसके बीच में मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ax प्लस बी वाई प्लस c1 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दोनों के पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होती, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस, अच्छा प्लेन्स क्या होते हैं, यदि इंटरसेक्टिंग है तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके जीरो, उनके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, प्लेन नॉन इंटरसेक्टिंग है तो मतलब आपका क्या जाएगा, आपका वो स्क्यू लाइन के हिसाब से उस तरीके से हम कर लेंगे, लेकिन पैरेलल है तो पैरेलल में फिर ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोग। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, कुछ नहीं पढ़ना नया, सारा का सारा हम लोग 2D ही रिवाइज करेंगे, जो सर स्ट्रेट लाइन में था वैसे 3D में प्लेन है, डायरेक्टली हो सकता है उसके बीच की डिस्टेंस क्या जाएगी, d1 माइनस d2 का अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। लिख लो फटाफट से। लिख लिया तो फटाफट डन लिखो, लिख लिया तो डन लिखो। डन। याद है इसकी एक एप्लीकेशन पड़ी थी डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट में जो क्रेमर रूल था,
वो क्या था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, किस टाइप की थी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। तो वो इसका ज्योमेट्रिकल केस को बताता है, वो इसका ज्योमेट्रिकल केस को बताता है। जो क्रेमर रूल था, क्रेमर रूल में हम लोगों ने देखा था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या क्या चीज है, वो इनडायरेक्टली इसकी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन थी, वो मैंने बताई भी थी डिटरमिनेंट एंड में। याद है मैंने प्लेन्स बना के बताया था, प्लेन बना के बताया था, उस केस में कुछ 3 केसेस बताए थे, याद है सबको या फिर दोबारा बताना है, भूल गए? केसेस बना के मैंने आपका क्या, तीनों आपके क्या एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसा कैसा होगा, भूल गए हो? चलो कोई नहीं, मैं लिखवा देता हूं और नोट के अंदर नोट लिख लो। थ्री प्लेन्स मैं लिखवा देता हूं। 3 प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z प्लस d3 इज इक्वल टू 0। पहला if these intersects each other at a point, कौन सा केस, रूम का कॉर्नर, रूम का कॉर्नर है, XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या बोलूंगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हैविंग सम यूनिक सॉल्यूशन। Second, if these intersects coaxially मतलब आपका क्या है, एक प्लेन और एक लाइन। तो ये देखो आपका क्या, प्लेन और लाइन के जो नीचे वाली जो लाइन है ना, वॉल, साइड वॉल और आपका क्या है नीचे वाला फ्लोर, उन दोनों का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, वो और उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास करे। मतलब सिचुएशन कैसे बनेगी, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन आपका क्या होगा, ये होगा लो, और इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरा प्लेन पास करे, ऐसा सेम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। अब ये प्लेन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल साइड के प्लेन है, मतलब सेम आपके क्या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब प्लेन ऐसा कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ ऐसा, ये इसमें कोई इश्यू भी नहीं है सारी चीज में। तो बताओ इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, क्लियरली सॉल्यूशन मतलब जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं बोलूंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद आ रहा है ना तुम लोगों को, ये मैंने बताया था वहां पे, याद आ रहा है, डिटरमिनेंट में बताया था। अब मान लो एक प्लेन ऐसा है, दूसरा प्लेन ये वाइड है और ये तीसरा आपका क्या ऐसा है। अब हो सकता है इसमें आपका क्या दोनों इंटरसेक्शन बन रहा है, इसमें इंटरसेक्शन बन रहा है, लेकिन तीनों में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, तीनों में कोई भी आपका क्या कॉमन पॉइंट आपका ना हो, तो उस केस में क्या बोलूंगा आपका, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो थर्ड क्या लिखो, मे नॉट हैव, थर्ड केस may not have a common point, third case may not have a common point, may not have a common point। तो इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन।
लिख लिया बच्चों? चलो क्वेश्चन देता हूं मैं, तुम कहोगे तो मैं क्लास में करा दूंगा, तुम कहोगे तो होमवर्क ले लेना, तुम कहोगे तो क्लास में कर देता हूं, तुम कहोगे तो होमवर्क ले देना। 3 पार्ट दे रहा हूं, एक ही पार्ट में 3 क्वेश्चन है। मुझे लगता है बन जाएंगे सारे डायरेक्टली, तो तुम लोग को लगता है यदि आराम से बन जाएंगे तो होमवर्क कर लेना, और डाउट होता है तो मैं बता देता हूँ क्लास में। क्वेश्चन है, if planes are given by equation x plus 2y minus 3z is equals to 0 and 2x plus y plus z plus 3 is equals to 0, then find पहला acute angle between them. Second, direction dcs of their line of intersection. लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मैं बताऊंगा, इसको मैं बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक यही मैं लूंगा, इसको मैं बताऊंगा आराम से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। आइडेंटिफिकेशन आ चुका है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे। थर्ड, इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम and passing through point 2,2,1। अब मुझे बताओ, सात्विक पूछता है सर कुछ एंगल प्लेन्स को बनाने के लिए, कुछ एंगल्स प्लेन को बनाने के लिए दे नीड टू इंटरसेक्ट, तो हमें पहला वो वेरीफाई करना पड़ता है कि, मतलब समझ में नहीं है क्या पूछना चाह रहा है सर। कुछ एंगल प्लेन को बनाने के लिए दे नीड टू इंटरसेक्ट, तो हमें पहले वो वेरीफाई करना पड़ता है कि प्लेन इंटरसेक्टिंग है नॉन इंटरसेक्टिंग है। अच्छा, एंगल बिटवीन प्लेन बताएगा, एंगल बिटवीन प्लेन बताएगा ना। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, यूजुअली, हाँ समझ गया सात्विक, मैं आपका डाउट समझ गया, वो बीच में आपका मिसिंग हो गया था। देखो यूजुअली ऐसा नहीं होता है, एंगल बिटवीन प्लेन पूछेगा, एंगल बिटवीन प्लेन पूछेगा तो वो मतलब ऐसा ही प्लेन पूछेगा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ऐसा ही प्लेन पूछेगा जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। और कौन से प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, पैरेलल प्लेन के अलावा बाकी सारे प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो यूजुअली देखो वो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। स्क्यू टाइप का कैसे प्लेन बना पाओगे बाबू, देखो प्लेन 3D में प्लेन इंटरसेक्ट तो करेंगे ना, दो प्लेन तो हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे अनटिल अनलेस वो पैरेलल ना हो। तो 3D में स्क्यू वाला कुछ नहीं होगा, वो लाइन में होगा, मतलब 4D 5D उसमें हो सकता है वो चीज, ठीक है ओके। अच्छा, क्या तीनों कर लोगे, इसमें कोई बताना है, इसमें कोई हिंट देनी है किसी में, मत कोई पार्ट बताना है या बन जाएंगे तीनों? हाँ ना बोलो, अरे कुछ तो बोलो भाई लोगों। कर लेंगे। थर्ड वाला भी क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम मतलब उसकी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगी,
n1 क्रॉस n2 से और इस पॉइंट से पास होने वाला, मतलब r डॉट ए, ये पॉइंट आपका क्या है, ए होगा, और n1 क्रॉस n2 से उसकी क्या जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी। मतलब लास्ट वाले में बताया था तो क्या जाएगी, r माइनस ए का मतलब क्या है, 2i प्लस 2j प्लस के डॉट, और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब n1 क्रॉस n2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। थर्ड वाला बाकी ऐसा है। आंसर नहीं है बाबू, मेरे पास आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। चलो कर लेना, कर लेना, एक दो क्वेश्चन और देता हूँ, मेरे को लगता है कुछ करवाने वाला है तो नहीं, कोई क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, सारे बेसिक क्वेश्चन ही है। मैं मॉड्यूल का भी देख रहा हूँ, बाकी जगह भी देख रहा हूँ, कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, सारे बेसिक क्वेश्चन ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट याद करो, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन, किसी पॉइंट की पी x1, y1 की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी, क्या थी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन भी होती है डायरेक्टली, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये तो आपके कार्टेशियन में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है वेक्टर में। वेक्टर कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? तो हेडिंग डाल लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। प्रॉब्लम कब आती है, ऑब्जेक्टिव पेपर में कभी दिक्कत नहीं आती, प्रॉब्लम हमेशा बोर्ड के क्वेश्चन में आती है, क्योंकि उसने वेक्टर पूछ लिया और आप मान लो आपके गए छोटी के लिए आप याद करके चले गए, या फिर सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछ लिया, बोर्ड में तो वैसे भी इजी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मान लो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया और वेक्टर को में पूछा है, तब दिक्कत हो सकती है आपको। बाकी तो वेक्टर को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करके आप डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें कोई जोर ही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो क्या होगा, लेट्स अज्यूम करो ये एक प्लेन है, अब कोई पॉइंट है, ये मैंने बोल दिया P, कोई भी पॉइंट मैंने बोल दिया आपका R1 कोई पॉइंट है। अब इसकी इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये मैं कोई मान लेता हूं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, लेट्स अज्यूम करो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन के आपका r डॉट n इज इक्वल टू आपका क्या है d, r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या है d है। तो मैं क्या कर दूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या होगी, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट होगा, ये यूजुअली कोई पॉइंट से पास होने वाला कोई पॉइंट हो गया, इस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट नहीं दे रखा है तो मैं क्या करूंगा, उसका जनरल पॉइंट मान लूंगा। जनरल फॉर्म मैंने बोला था, जो भी इक्वेशन है लैम्डा की फॉर्म में कोई भी पॉइंट मैंने मान लिया। तो लेट अज्यूम करो ये पॉइंट मैंने बोल दिया आपका R1, मैंने कोई पॉइंट बोल दिया R1 वेक्टर। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस, तो मतलब इनडायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, इसका क्या होगा आपका प्रोजेक्शन। और याद है प्रोजेक्शन ए वेक्टर का बी वेक्टर प्रोजेक्शन क्या है, ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन बी, तो वही आपका क्या इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा आपका। उसी तरीके से इसका मैं प्रोजेक्शन निकाल सकता हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में बाकी मैं लिखवा देता हूं। इसको एक काम करो, R0 बोल दो, तो लिख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट PR1 फ्रॉम ए प्लेन R वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d इज गिवन बाय, ये क्या हो जाएगी, PM बोल देता हूं इनडायरेक्टली, PM, और PM इनडायरेक्टली क्या है आपका प्रोजेक्शन ऑफ AR
ऑन नॉर्मल। तो ए आर वेक्टर क्या है, इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूं प्रोजेक्शन का मतलब आपका क्या है, आर वन माइनस आर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन। लेकिन मुझे तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मुझे तो कोई क्या आपके क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं आर वन डॉट एन माइनस आर डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और आर डॉट एन इनडायरेक्टली क्या है आपका डी, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी आर वन डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, डायरेक्टली आप याद रख लो। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू लोगों। कार्टेशियन फॉर्म में कोई दिक्कत है नहीं, कार्टेशियन फॉर्म में कोई दिक्कत है नहीं, इसमें फटाफट फॉर्मूला आपको आता ही है, कार्टेशियन फॉर्म में आपको ऑलरेडी फॉर्मूला आता ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x1, y1, z1 फ्रॉम ए प्लेन क्या जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या जाएगा, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अच्छा वेरीफाई करके देखोगे कि सेम है। r का मतलब क्या होता है, a x प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो ए और एन वेक्टर आर वन क्या आपका एक्स वन वाई वन जेड वन, और ये क्या आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, तो ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन, और ये आपका क्या है आपका डी आ रहा है, तो डी वो प्लस माइनस में ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा सारी चीज में, वो जो साइन है वो अपने हिसाब से देख लेगा सारी चीज में। सर लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन, हाँ वो आगे बताएंगे ना, याद करो 2D में क्वेश्चन किया था, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन मेजर्ड अलोंग अनदर लाइन, ऐसा क्वेश्चन याद है 2D में क्वेश्चन किया था, किसी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस मेजर अलोंग, तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा आपका, फाइंड डिस्टेंस, और ऐसा क्वेश्चन आईटी में पूछा जा चुका है, आईटी में पूछा जा चुका है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन मेजर अलोंग अनदर लाइन, अनदर लाइन और अनदर प्लेन के अलोंग दोनों मेजर है, वो आएंगे लास्ट में, लेकिन वो तब होंगे जब लाइन और प्लेन दोनों मिक्स होगा, पहले प्लेन खत्म करेंगे फिर उसके बाद लाइन और प्लेन में होगा। अच्छा टेस्ट में भी था क्या, ठीक है आईटी में भी आ चुका है ऐसा, लेकिन वो लास्ट टॉपिक होगा लाइन और प्लेन के मिक्सर होगा, अभी आपने पहले लाइन खत्म की है, फिर उसके बाद हम लोग आज प्लेन खत्म करेंगे, फिर लाइन और प्लेन का मिक्सर होगा, उसमें सारे केस होंगे, स्टेप बाय स्टेप, डोंट वरी, मैं पढ़ा रहा हूँ सही से, मैं एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक आध दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा टाइमिंग का ऐसा कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली है नहीं, सब चीजें कवर करेंगे हम लोग, नोट कर लो। सर मैं पूछ रहा हूं कि अगर कोई दूसरी लाइन दी हो जो प्लेन को इंटरसेक्ट ना करे तो कैसे, अच्छा ये बताओ सबसे पहली चीज ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, कैसे करेगी, सबसे पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको, लाइन प्लेन को इंटरसेक्टिंग होगी कि नहीं होगी, तो इसका भी कंसेप्ट आता है, इसका भी कंसेप्ट आएगा, इसका भी कंसेप्ट हम डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर सकते, इसका भी कंसेप्ट होगा प्रॉपर, आएगा आएगा, लाइन एंड प्लेन, वेट करो, लाइन एंड प्लेन कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था वहां पे, डायरेक्टली पढ़ी थी फोटो परपेंडिकुलर एंड इमेज, फोटो परपेंडिकुलर और इमेज का भी सेम फॉर्मूला है, दो तरीके बनते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में हम लोग प्रूफ करके करें या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला दे, दोनों आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन में एक आपने परपेंडिकुलर लाइन वाली की थी खींची, फिर उसका पॉइंट निकाला था, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से वो निकाली थी, और दूसरा डायरेक्टली फॉर्मूला, तो बोलो मैं क्या डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊं या फिर दोनों में से बताना, प्रॉपर भी बताना आपको,
क्या मैं प्रॉपर भी बताना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, इमेज ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता ही है। नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे वहां पे, याद करो ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने वो भी की थी, आपकी ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स भी करी थी कि किसी भी एक लाइन के लॉन्ग आ रही है, वो लाइन को इंटरसेक्ट करके दूसरी जा रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे की करो, वैसे क्वेश्चन प्लेन में भी बनते सारी चीज में। किसी भी लाइन के लॉन्ग आता है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो आपको उसकी टाइप की करो, प्लेन पे इंटरसेक्ट करने वाले सारे क्वेश्चन वापस से जो 2D में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में किया था, वो पूरा पूरा 3D में आपका क्या है, प्लेन होता है। तो इनकेस मान लो कोई कंसेप्ट ऐसा भी है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा या फिर याद नहीं है, तो सिंपल सेम कंसेप्ट से आपका जैसे 2D में किया था वैसे 3D में कर सकते हो। जैसे तुम लोगों ने एग्जाम में भी किया था ये टॉपिक, एग्जाम में भी किया था ये टॉपिक। तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट्स अज्यूम करो ये एक प्लेन है। अच्छा, इसका प्रॉपर मेथड बताना है या फिर वो स्किप करो, तुम लोगों को आता है? प्रॉपर मेथड बताना है या फिर स्किप करो, आता है तुम लोगों को? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, वैसे ऑलरेडी बता देता हूं। तो ये कोई पॉइंट है P x1, y1, z1, और ये दूसरा पॉइंट आपका क्या है Q x2, y2, z2। ये पॉइंट ऐसा है, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये Q, ये P पॉइंट ऐसा है, ये प्लेन है, तो ये Q आपका क्या है, ये हो गया इनडायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे आपके क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। और ये R, इसको मैं I से बोल देता हूं, I इसके कोऑर्डिनेट बोल देता हूं x3, y3, z3। और ये इनडायरेक्टली ये आगे है तो आपका क्या होगा, आपका पीछे वाली साइड में हो जाएगी। ये आगे है तो पीछे, ऊपर है तो आपका क्या नीचे। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं और उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल देते हैं। इसके डायरेक्शन कोसाइन और इसके डायरेक्शन कोसाइन, ये पॉइंट आ जाएगा तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो मैं क्या कर सकता हूं, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल सकते हो। इमेज वगैरह जो निकालनी थी तो वो पॉइंट निकल गया तो फिर वो डायरेक्टली ये निकल जाएगा, और ये मिड पॉइंट है तो आपका ये पॉइंट निकल जाएगा। वो करने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑलरेडी आपको ऑलरेडी आता ही है। जैसे आप लोगों ने 2D में किया था, सेम वही तरीका करना है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो मैं पहला फॉर्मूला लिख देता हूं आपका, इमेज ऑफ ए पॉइंट P x1, y1, z1 with respect to plane ax plus by plus cz plus d is equals to 0। याद है इमेज में क्या फॉर्मूला होता था, x2 माइनस x1। एक काम करो, इमेज में आप लोगों ने x2 y2 लिया था, तो एक काम करो, इसको वही करो, ये x2 y2 और z2, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में x3 y3। जो वहां पे 2D में लिया था वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, कंफ्यूज ना हो। जो वहां पे फॉर्मूला लिया था वही यहाँ पे लेंगे, कंफ्यूज ना हो, 2D वाले फॉर्मूला हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इमेज के लिए x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल्स टू, इमेज के लिए याद है ना आप लोग के, यहाँ पे क्या होता था, -2 टाइम ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन, यहाँ पे बनता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाकी के सारे फॉर्मूले में अंडर रूट आता था, सिर्फ इमेज वाले फॉर्मूले में अंडर रूट नहीं आता था। याद आ रही सारी चीजें, याद आ रही है बच्चा? अभी पढ़ाया है तुम लोगों ने, सब कुछ याद आ रहा है ना सब लोगों को? Similarly, foot of perpendicular, foot of perpendicular, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं is x3 y3 और z3, then x3 x1 अपॉन a is equals to y3 माइनस y1 अपॉन b is equals to z3 माइनस z1 अपॉन c is equals to माइनस 1 टाइम ऑफ पूरा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d।
सारे फॉर्मूले एज इट इज है, सारे फॉर्मूले एज इट इज है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल बाइसेक्टर का भी सेम फॉर्मूला ही होगा, सेम मेथड होगा, सेम फॉर्मूला और सेम मेथड। एंगल बाइसेक्टर का सेम फॉर्मूला सेम मेथड, लेकिन वेक्टर फॉर्म नहीं है, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में बता एक मिनट को, इतना मैं पानी पी के आता हूं। पानी 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 पानी, आज ब्लू है पानी है। गर्मी 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 पता नहीं। મને ગુજરાતી આવડે જ છે, પણ અતિ બી નથી આવડે છે, એટલી બધી બી નથી આવડે છે। सबटाइटल प्लीज। हेलो हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट। पूरी स्ट्रेट लाइन ही बढ़ रही है एक तरीके से वापस से। नेक्स्ट टॉपिक होता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट या फिर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए प्लेन। याद है 2D में किसी भी पॉइंट की प्लेन के रेस्पेक्ट, पॉइंट की लाइन के रेस्पेक्टिव हम लोग पोजीशन निकालते थे। तो पॉइंट की लाइन के रेस्पेक्टिव पोजीशन कैसा होगी, यदि पॉइंट वो जो है वो x1 y1 उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो मतलब पॉइंट लाइज ऑन लाइन, अदरवाइज लाइन नहीं पिल्डाई करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कि वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। तो क्या पूछता है आपका, दो पॉइंट्स की एक लाइन के रिस्पेक्टिव आपके क्या है पोजीशन, और दो लाइंस के रिस्पेक्टिव एक पॉइंट की पोजीशन। तो क्या करते थे, याद है हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले आपका क्या पॉइंट, मान लो दो पॉइंट दे रखे थे, लाइन दे रखी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू 0, और दो पॉइंट दे रखे थे p x1 y1 और q x2 y2। तो दोनों में रख देता हूं, तो L1 और L2 बना देता हूं। तो L1 की वैल्यू क्या आती थी a x1 प्लस बी y1 प्लस सी, और L2 की वैल्यू क्या थी a x2 प्लस बी y2 प्लस सी, और L1 इंटू L2 ग्रेटर देन 0 आ जाता था। तो आपके दोनों पॉइंट लाई करते थे सेम साइड लाइन के, और L1 इंटू L2 लेस देन 0 आता था, तो आपके क्या दोनों पॉइंट लाई करते थे अपोजिट साइड में। याद आ रहा है, ऐसे ही था स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ही था स्ट्रेट लाइन में। सेम कंसेप्ट आपका क्या है, सेम कंसेप्ट आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या प्लेन में है। तो मैं बताऊं या कर लोगे, बताऊं या कर लोगे, लिखवाना है या फिर कर लोगे, या फिर क्वेश्चन की हेल्प से दे दूं जिससे आप समझ जाओगे, कर लेंगे। तो लिख लो सेम टू सेम, सेम एज 2D। एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो, मुझे पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन कर लो जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 2, -1, 4 lies with respect to plane x प्लस 4y प्लस z माइनस 3 तो कैसे लाई करते हैं, दोनों सेम साइड पे लाई करते हैं, डिफरेंट साइड पे लाई करते हैं, कैसे करते हैं ये आपको निकालना।
अपोजिट साइड में क्या करेंगे, सबसे पहले ये P1 की वैल्यू निकालूंगा, P1 की वैल्यू निकाल दूंगा तो पॉइंट रख दूंगा आपका 1 + 8 + 3 - 3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी पॉजिटिव। और P2 की वैल्यू निकाल दूंगा आपका, क्या जाएगा आपका 2 - 4 + 4 - 3, ये क्या आपका नेगेटिव। तो मतलब क्लियरली आपका P1 P2 < 0 है, इसका मतलब पॉइंट्स लाइज अपोजिट्स। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स। अब दो प्लेन का एंगल बाइसेक्टर, दो लाइन का एंगल बाइसेक्टर, एक लाइन थी तो दो प्लेन का एंगल बाइसेक्टर भी क्या होगा, एक प्लेन होगा। लेट्स अज्यूम करो कि ये एक प्लेन है और लेट्स अज्यूम करो ये दूसरा प्लेन है। अब उन दोनों प्लेन में कोई एक एंगल है आपका थीटा है, तो उस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एक प्लेन कुछ ऐसा, एक प्लेन ऐसा बनेगा जो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करेगा। ये आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर प्लेन हो गया है, दोनों प्लेन का आपका एंगल को बाइसेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो जैसे लाइन था वैसे ही है, तो ये पूरा का पूरा मेथड आपका क्या है, सेम टू सेम आपका वैसा का वैसा होगा जैसे आपका क्या है 2D में था। सबसे पहले क्या करते थे, इसकी इक्वेशन याद करो, प्लेन की इक्वेशन। P1 की वैल्यू क्या करते थे आपका a1x + b1y + c1z + d1 = 0, एंड P2 की वैल्यू क्या होती थी आपकी a2x + b2y + c2z + d2 = 0। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, उस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके ऊपर कोई पॉइंट मैंने मान लिया आपका क्या पॉइंट P है, इस पॉइंट से इस प्लेन, दोनों प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी आपकी, सेम होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 = आपका क्या होगा, P2 होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 = P2 बोलूंगा तो क्या जाएगा, a1x + b1y + c1z + d1 अपॉन √a1² + b1² + c1² = mod of a2x + b2y + c2z + d2 अपॉन √a2² + b2² + c2²। अब दोनों में आपका क्या मोड हटाऊंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये आपके क्या इक्वेशन ऑफ बोथ एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स। याद करो उसमें हम लोगों ने दो टॉपिक्स पढ़े थे, दो टॉपिक कौन से पढ़े थे, पहला था आपका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन और दूसरा इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। कैसे करते थे, याद है, याद है सबको, याद है सबको। मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं, वापस से रिवाइज कर, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, मैं वर्बली रिवाइज करा दूं, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, मैं वर्बली रिवाइज कर देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर containing origin and acute and obtuse angle bisect। ठीक है, तो सबसे पहले ओरिजिन को कंटेन करने वाले में, ओरिजिन को कंटेन करने वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते थे, सबसे पहले क्या लिखते थे, रीराइट इक्वेशन ऑफ बोथ प्लेन्स मेकिंग कांस्टेंट टर्म एज पॉजिटिव, मेकिंग कांस्टेंट टर्म एज पॉजिटिव। दोनों प्लेन की जो इक्वेशन है कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बना के दोबारा से लिखता हूं, और उस केस में दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन लेने से वो बाइसेक्टर आएगा जो ओरिजिन को कंटेन करता है। याद है सब लोगों ने 2D में भी यही पढ़ा था। सिमिलरली एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट वही था, तीन कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में। पहले तो आगमन करके दोनों की इक्वेशन निकाल लो, फिर tan थीटा से कर सकते हो, वो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन पॉइंट पे मरते हैं। पॉइंट पे क्या बोलूंगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, रीराइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स मेकिंग देयर कांस्टेंट टर्म एज ए पॉजिटिव। तो मतलब d1 और d2 को पॉजिटिव बनाते हुए मैं आपके क्या है
उस केस में दोबारा मैं लिखूंगा, तो सबको लेफ्ट साइड में लेके आऊंगा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 सच दैट d1 एंड d2 आर पॉजिटिव। उस केस में क्या करते थे, याद करो हम लोग 2D में क्या करते थे, a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करते थे। तो यहाँ पे क्या करूंगा, चेक साइन ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब इसका साइन या तो आपका क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा या फिर आपका क्या होगा, नेगेटिव। और वहां पे एक तरीका भी पढ़ा था हम लोगों ने, जो साइन हो रहा है सेम साइन आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होता है। सेम साइन आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। लेट अज्यूम करो इसका साइन आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों फॉर्मूले के बीच में पॉजिटिव साइन लेने से क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, और इन दोनों फॉर्मूले के बीच में नेगेटिव साइन लेने से क्या मिलेगा, आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही था, याद आ रहा है सबको। तुम्हारी चॉइस से, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो, लिख ही लो। अब पढ़ा दिया तो लिख ही लो, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़ा दिया तो लिख ही लो। लिख लिया तो डन लिख दो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। डन भाई लोगों, अच्छा नोट हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। अब इसकी वेक्टर फॉर्म जरूर कर सकते हो, वेक्टर फॉर्म जरूर कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में करवा देता हूं। वैसे ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वेक्टर फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेक्टर फॉर्म मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि स्कूल में पूछा जा सकता है, आपका बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं वेक्टर फॉर्म बता देता हूं। डायरेक्टली रिजल्ट, और दूसरी चीज वेक्टर फॉर्म का डायरेक्टली रिजल्ट भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली रिजल्ट भी पूछा जा सकता है वेक्टर फॉर्म का। इसलिए हाँ, कुछ कुछ लिख रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो, कुछ 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 टाइप कर रहे हो, बोल दो यार, इतना टाइप करोगे। हाँ, नॉर्मल वेक्टर का बाइसेक्टर लेंगे, लेकिन फॉर्मूला पूछ सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला थोड़ा अलग बनता है, इसे मतलब थोड़ा सा एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, उसमें एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोल देता हूँ, वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म नहीं भी पढ़ाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा पूरा प्लेन में भी एक स्टेटमेंट बोल के खत्म कर सकता था कार्टेशियन फॉर्म में। ऑल फॉर्मूला और स्ट्रेट लाइन इन 2D आर एप्लीकेबल ऑन ऑल फॉर्मूला ऑन प्लेन एज 3D, मतलब सिर्फ एक लाइन बोल के मैं खत्म कर सकता था, सारे फॉर्मूला, पूरा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर आपका क्या खत्म हो सकता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फॉर्म बतानी है, उसी वजह से ये सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ और उसी वजह से याद करवा रहा हूँ। ठीक है, आपका रिवीजन भी हो ही रहा है उसी बहाने फटाफट से, और वेक्टर फॉर्म आप नई चीज सीख रहे हो साइज में। तो इस केस में आपका क्या है, लेट अज्यूम करो कि दो प्लेन की इक्वेशन, तो मैं बोलूंगा लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, क्या दे रखा है आपका, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू d1 एंड आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू आपका क्या है, d2 है। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल बाइसेक्टर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर एंगल बाइसेक्टर तो क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 इज इक्वल्स टू P2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका याद है, r1 डॉट n2 और r2 डॉट n2 ऐसे ही था। तो मैं क्या बोल सकता हूं, r डॉट n1 वेक्टर माइनस d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। अब दोनों मैग्नीट्यूड हटाऊंगा तो क्या ले लूंगा, आपका प्लस माइनस, तो क्या जाएगा आपका r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस d1 वेक्टर, तो इसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर बोल सकता हूं, और ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर माइनस d2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर।
तो इस चीज में इसको बोल सकता हूं n1 वेक्टर अपॉन ये, तो मैं बोल सकता हूं r वेक्टर डॉट n1 कैप माइनस d1 अपॉन n1 वेक्टर का मोड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस r वेक्टर डॉट n2 कैप माइनस d2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कैप। तो इनडायरेक्टली ये दोनों टर्म एक साथ ले आऊंगा, ये दोनों टर्म एक साथ ले आऊंगा, तो मैं बोल सकता हूं r वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस माइनस r वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूं d1 अपॉन n1 वेक्टर प्लस माइनस d2 अपॉन n2 वेक्टर। अब प्लस माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि इधर उधर माइनस प्लस होता तो ये भी माइनस प्लस होता, तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस दोनों सेम साइड लिए, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है उस केस में। यदि भी नहीं भी रहता तो कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर को मैं क्या कर सकता हूं, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा दूं, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये क्या आ जाएगा आपका r वेक्टर डॉट n1 कैप प्लस माइनस n2 कैप इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा आपका d1 अपॉन n1 वेक्टर प्लस माइनस d2 अपॉन n2 वेक्टर का मोड। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ये चीज नई है, बाकी चीज पूरी पूरी पढ़ी हुई है तुम लोगों ने, कुछ भी नया नहीं था उसमें, आप लिख सकते हो। लिखा भाई लोगों? एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल कैसे पता चलेगा, कौन सा बेटा इसमें, इसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज का ऐसा कुछ नहीं पता बताएगा, इसमें कैसे बताएगा आपका, सही चीज में एंगल निकालना पड़ेगा आपको, दोनों वेक्टर दे रखे हैं, इस केस में फिर वही तरीका, एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव लेके पहला बाइसेक्टर, एक बार नेगेटिव नेगेटिव लेके दूसरा बाइसेक्टर, और किसी भी एक प्लेन के साथ में एंगल निकाल दो, और उस केस में tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आपका एक्यूट, और नहीं तो 1 से बड़ी होगी तो आपका ऑब्ट्यूज, नहीं तो सेम प्रोसीजर है। और वैसे भी 3D में सारे जो वेक्टर फॉर्म है उसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके तो करते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला ही है, लेकिन फिर भी यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हो ऐसे तरीके से, वो लेंथी मेथड ही होगा, प्रॉपर जो मेथड हो वही, ठीक है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक क्या था, फैमिली ऑफ लाइंस, याद है फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस क्या थी, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो यहां पे आपका क्या होगा, फैमिली ऑफ प्लेन होगा, लेकिन फैमिली ऑफ प्लेन्स में आपका इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बोलेगा, क्योंकि दो प्लेन लेट्स अज्यूम करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट नहीं होगा, वो क्या होगी, एक लाइन, एक प्लेन है एक ये प्लेन है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो वो क्या होगी, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगी। तो लिख लो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का,
लास्ट टॉपिक फैमिली ऑफ प्लेन्स। सेम इक्वेशन होती है, सेम इक्वेशन होती है, फैमिली ऑफ प्लेन्स में भी सेम इक्वेशन होती है। लिख लिया बच्चों, मैं लिखवाना स्टार्ट कर दूं। नेक्स्ट लिखो फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो लिख लो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two planes, equation of plane passing through line of intersection of two planes, P1 is equals to 0 and P2 is equals to 0 is given by P1 plus lambda P2 is equals to 0। याद है पूरा एज इट इज हो गया, L1 plus lambda L2 is equals to 0 where lambda is a parameter whose value is obtained by some given additional condition, where lambda is a parameter whose value is obtained by some given additional condition। ठीक है, तो ये अपना जैसे स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ था वैसे ही आपका क्या प्लेन खत्म हो गया। एक काम करता हूँ, अपने पास 10 मिनट ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पे क्वेश्चंस करवा देता हूँ। इजी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ और जो तुम्हें लगता है कि नहीं बनेगा वो तुम यहाँ पे कर लेना। कुछ लिख रहे हो कुशल सात्विक तुम दोनों? थर्ड प्लेन हो तो थर्ड प्लेन कैसा भी हो सकता है ना आपका, विच इज परपेंडिकुलर टू थर्ड प्लेन, ऐसा हो जाएगा। जैसे याद करो ना उसमें लैम्बडा की वैल्यू क्या आपका, विच ऑल्सो पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, या तो पॉइंट से पास करे, या फिर तीसरा भी होगा तो आपका क्या है, तीनों कोएक्सियल प्लेन बनेंगे। उस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो वो थोड़ी पूछा जाएगा आपका, और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा तो कोएक्सियल प्लेन हो जाएगा ना बाबू। या तो किसी पॉइंट से पास होगा, या फिर वो जो गिवन लाइन है वो किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। अगर बताओ कोऑर्डिनेट एक्सेस हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या हुआ? अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, देखो ये जो है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और दोनों मिला के आपका क्या है वो प्लेन बनाता है। यार क्या ये थोड़ी सही बात बोल रहे हो? जैसे कोऑर्डिनेट एक्सेस है तो फैमिली ऑफ प्लेन हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सेस तो लाइन होती है ना। नहीं कोऑर्डिनेट प्लेन्स, हाँ कोऑर्डिनेट प्लेन्स हुआ, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स देखो एक्सवाई प्लेन और एक वाई प्लेन, एक्सवाई प्लेन और वाई प्लेन है, तो उन दोनों की जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो आपकी क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन हो जाएगी। देखो ऊपर छत है, ये जो है इनके पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये होगी, इन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली सारी प्लेन की इक्वेशन आपकी क्या होगी, फैमिली ऑफ प्लेन हो जाएगी। हाँ मतलब इनडायरेक्टली कोएक्सियल प्लेन ही होगा ना, वही तो मैं बोल रहा था, इनडायरेक्टली कोएक्सियल प्लेन हो गया बाबू। देखो ना दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन, ये तीसरा हो गया, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा, कोएक्सियल प्लेन हो जाएगा। ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होगा, इन प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, उन सारी प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो आपकी क्या हो, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मैं यही तो बता रहा था। अच्छा थर्ड पॉइंट एक पॉइंट से, हाँ तो इस केस में थर्ड इक्वेशन कैसे निकलेगी, थर्ड कैसे निकलेगी, पॉइंट से पास कर रहा है या परपेंडिकुलर है, ऐसे करके। मैं कुछ उल्टा बोल रहा था क्या, शायद मैं कुछ गलत बोला था क्या, ऐसा ध्यान आ रहा है मुझे, शायद मैं कुछ उल्टा बोल गया था। मैं क्वेश्चन समझा नहीं था एक्चुअली आपका। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन नहीं लिखा ना है, हाँ ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर सही है। मैंने क्या बोला था, फैमिली ऑफ प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी पास होते हैं उन सारे प्लेन की इक्वेशन आपकी क्या, फैमिली ऑफ प्लेन्स होगी। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, चलो। मैं पूछ रहा हूं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में कोई एक पॉइंट से ही पास हो तो भी चलेगा। हाँ देख, अब देख लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक पॉइंट से बाबू, एक पॉइंट से जो पास होगी ना
वो उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास नहीं होंगे, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के एक पॉइंट से पास नहीं होगी। मतलब जैसे ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसका आप ये बोल रहे हो इस पॉइंट से पास होने वाली, तो इस पॉइंट से जो पास होगा ना वो क्या होगा, एक प्लेन कुछ इस पैटर्न का प्लेन होगा, इस पॉइंट से फिर वो लाइन पास हो जाएगी, वो नहीं, मतलब पॉइंट जो होगा वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा कोई पॉइंट होगा, वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा कोई पॉइंट होगा। ठीक है, अब सब समझ में आया है मेरे को, तुम क्या पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सोच रहे थे तुम, सही क्वेश्चन था तुम्हारा। जो सारे कंसेप्ट पढ़े हैं आज प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वैसा ही है आपका, डे 5 आप कर लेना। अब लाइन और प्लेन बचा है। लाइन और प्लेन में सबसे पहले अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, फिर उसके बाद आपका क्या है, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन के बाद आपका क्या जाएगा, आपका पैरेलल टू एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये सारी चीज, पैरेलल टू लाइन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू प्लेन के डिस्टेंस, ये सारी चीजें 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो स्पेयर कर लेंगे, टाइम नहीं बचा तो स्पेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बचा तो स्पेयर कर लेंगे, टाइम नहीं बचा तो कोई जरूरत नहीं है उसको करने की। चलो इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, आईटी में भी आया हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टू सिस्टम्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये जेई मेंस में था शायद, मुझे लगता है मेंस में था, आईटी में नहीं था। टू सिस्टम्स रेक्टेंगुलर एक्सिस have the same origin. If a plane cuts them at a distance A, B, C and A dash, B dash, C dash respectively from origin. If relation between them is 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square is equals to k time of 1 upon a dash का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन c डैश का होल स्क्वायर, देन k is equals to, बहुत आसान है, डायरेक्टली आ जाएगा। चलो होमवर्क करोगे, अभी करोगे? चलो करो 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 फटाफट। अब उसमें क्या बोला है, दो रेक्टेंगुलर सिस्टम है जिनका ओरिजिन सेम है, मतलब इस रूम के कॉर्नर के हिसाब से दो रेक्टेंगुलर सिस्टम बनाए, एक रूम इधर, एक रूम मान लो उसके ऊपर, एक रूम ऊपर, दो रूम कॉर्नर से एसोसिएट, इस टाइप का एक सेम ओरिजिन वाला मैंने ऐसा मान लिया फिगर। या फिर दो क्यूब, एक क्यूब इधर और एक क्यूब इधर, एक क्यूबॉइड, दो क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड एक क्यूबॉइड, एक सेम कॉर्नर से हम लोगों ने अटैच किए। हाँ प्राची, आंसर बताओ। 1 बिल्कुल सही आंसर है, 1 बिल्कुल सही आंसर है। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था भाई मेंस में, कितना आसान, तुमने डायरेक्टली कर दिया होगा मुझे पता है। स्ट्रेट लाइन में भी था, अच्छा स्ट्रेट लाइन में भी था, ओके ओके, फिर ठीक है, याद था तो फिर तो। स्ट्रेट लाइन में हाँ याद आया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 इक्वेशन मानते थे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो इंटरसेप्ट दे रखा था, यहाँ पे आपका क्या वैसे दे रखा है। तो कोई बात नहीं, उस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन्स
x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा क्या होगा x अपॉन a डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश प्लस जेड अपॉन सी डैश इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 1। ये दोनों प्लेन आपका आ जाएगा। अब क्या आपका बोथ सिस्टम हैव सेम ओरिजिन। अब क्या करोगे यहां के बाद, अब बोथ सिस्टम हैव सेम ओरिजिन। सेम ओरिजिन का मतलब क्या होगा, वेरी गुड, सेम ओरिजिन का मतलब क्या होगा आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन बोथ प्लेन्स इज सेम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आगे तो आ ही जाएगा। ठीक है, आगे कर लेना, आगे कर लेना, आगे बन जाएगा, आगे बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क, फाइंड इमेज of point 3, 5, 7 in the plane 2x plus y plus z is equals to 16. Second, find the distance between the planes 2x minus y plus 2z is equals to 4 and 6x minus 3y plus 6z is equals to 2। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आपके पैरेलल प्लेन से, तो उससे डायरेक्टली इक्वेशन निकल जाएगी। तीसरा, फाइंड द acute angle bisector plane equation which bisect the angle between planes 2x minus y plus 2z plus 3 is equals to 0 and 3x minus 2y plus 6z plus 8 is equals to 0। सीधा मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछ लिया आपको। टाइम हो गया है क्या? अच्छा, चलो एक इमेज वाला भी दे देता हूं, इमेज वाला भी दे देता हूं। चौथा, ए रे ऑफ लाइट passing through the point A 1, 2, 3 strikes the plane x plus y plus z is equals to 12 at P and on after reflection it passes through
पॉइंट सी 3, 5 और 9, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पहला इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे, सेकेंड ऑल्सो फाइंड पॉइंट बी। दोनों क्वेश्चन कर लोगे? याद है ना क्वेश्चन कैसे करते थे? ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन से इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। तो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट था, इस पॉइंट की जो इमेज थी वो क्या होगी आपकी? सेम लाइन बनेगी। याद आ रहा है ना? ये चीज पढ़ी है ना 2D में, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज, याद करो। सारे क्वेश्चन सेम ही है, कुछ भी नया नहीं है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन, आज क्वेश्चन तो कर देता हूं। नेक्स्ट पीरियड किसका है? केमिस्ट्री का है क्या? फाइंड द लोकस। लोकस वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। ऑफ पॉइंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वोज डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन्स x minus z is equals to 0, x minus 2y plus z is equals to 0 and x plus y plus z is equals to 0 is 36। कर लोगे? कर लोगे? लोकस निकालना है तो p मान लोगे आपका h के